मुझे लगता है कि अगर गनी भाई जैसे संचालन या निजामत लोग कर रहे हो तो स्पीकर्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ तो जो है गनी भाई ने बोल दिया, अब हम बोले क्या। सो आपने शेर से बुलाया था, मैं भी अपनी एक बात चंद पंक्तियों से शुरू करूंगा कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के सेकेंड एनुअल फंक्शन में कर्नाटक विदर्भ से आए हुए हमारे डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब एक बहुत शानदार प्रोग्राम का आयोजन करने वाली तमाम जो है कमेटी, क्योंकि सबका नाम ले लिया गया है, मुझे लगता है कि मैं उस वक्त को अब ज़ाया नहीं करूंगा। और मुझे खास तौर से यहाँ पर आमंत्रित करने वाले मेरे चचा कवि अंकल साहब, जब मुझे कवि अंकल का फोन आया तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि ये बताओ फहद, तुम अपने आप को बंजारा कहते हो या नहीं कहते हो। और ये जो शब्द है, ये जो सवाल है, इस सवाल में आपकी सारी परेशानियां छुपी हुई हैं। इस सवाल के इर्द गिर्द ही सारी परेशानियां जो है बंजारा समाज की छुपी हुई हैं। किसी को पता ही नहीं है बंजारा क्या होता है। आप अपने बच्चों से पूछिएगा, मैं दुख के साथ इस बात को बोल रहा हूं, उनको नहीं पता उनका इतिहास क्या है। उनको कभी कभी लगता है अरे हम बंजारा बोलेंगे तो हमको घुमंतू समझ लिया जाएगा, जबकि घुमंतू बंजारा होना भी कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। और याद रखिए, कहते हैं ना कि जिस कौम ने खुद की हालत सुधरने का ही एहसास ना हो तो अल्लाह उस कौम को क्या ही सुधारने की कोशिश करेगा। जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही ना हो जिस कौम को, तो आज लोगों को नहीं पता कि बंजारा क्या है, करते क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनके सामाजिक रिश्ते क्या हैं, उनके कारोबार क्या है, वो किस तरह से शादियां करते हैं। हमने इस चीज को बताने में अपनी जनरेशन को आने वाली कंजूसी बढ़ती है, और इस कंजूसी का, इस गलतियों का खामियाजा जो है आज आप लोग भुगत रहे हैं, और आप भुगतते रहेंगे जब तक बाबा साहब अंबेडकर दलितों को दलित कहना सिखा गए। आज इसलिए दलित जो है वो शेर की तरह दहाड़ता है और बाबा साहब का संविधान जो है हाथों में लेके घूमता है। जब आपको अपनी पहचान से, आप सोचिए ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं मुंबई में रहता हूं, बेहड़ी से मैंने शिक्षा हासिल की, सब लोगों ने शिक्षा की बात की, उसका महत्व क्या है सबने बोला। मैं आप उसका एग्जाम्पल देता हूं। मैं मेरे अब्बू को जानते हैं, मेरे अब्बू जो है निहायत ही सामाजिक व्यक्ति, हम लोगों ने कभी, हमसे बहुत ज़्यादा कारोबार करना नहीं आया, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे, लेकिन मेरे अब्बू ने एक ही चीज़ तय की कि एक वक्त की रोटी हम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने 8वीं तक शिक्षा हासिल की बेहड़ी के नेशनल पब्लिक स्कूल में, फिर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिल गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ नहीं सकते थे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश चले गए मास्टर्स करने के लिए। तो आधा सेमेस्टर जब पूरा हुआ तो घर के हालात बहुत ख़राब थे। मैं लौट के आया वहाँ से और मैंने अपने अब्बू से कहा कि मैं जाऊँगा अब कतर नौकरी करने। यकीन मानिए, आज मेरे अब्बू जो है ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। पिछले 8 महीनों से उनकी तबीयत नासाज है, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। मैं आप सब लोगों से कहूँगा उनके लिए दुआ करिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ सीखा है वो किताबों से कम और अपने वालिद से ज़्यादा सीखा है। तो मैं हिमाचल से लौट के आ गया, और लौट के आने के बाद मैंने अपने अब्बू से कहा, अब्बू के अब मैं नौकरी करूँगा। अम्मी तो सीधी थी, अम्मी को तो मना लिया। मेरे वालिद पूरी रात रोए मेरे साथ बैठ के। और अपने बच्चों से दोस्ती ज़रूर कीजिएगा। ये जो आज हम जो ड्रग्स की समस्या या जितनी बुराइयां जो
ये यंग जनरेशन में देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चों से दोस्ती वाला नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के दोस्त हैं ना, तो वो दिन भर में आके सबसे पहले आपसे जो है डिस्कस करना चाहिए, उसके साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। आधा घंटा आप बोल रहे हो शिक्षा 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 शिक्षा, आईएएस बनो आईपीएस, अरे कितने लोग आईएएस आईपीएस बन जाएंगे? कितनी नौकरियां होती हैं, कितने लोग आईएएस आईपीएस बन जाएंगे? मैं किसी को डेमोरलाइज नहीं कर रहा, कोई बनना चाहता हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो शिक्षा बेकार है अगर आप अपने बच्चे को शाम को बैठ के आधा घंटा नहीं दे सकते। आप उसे बताइए अपने इतिहास के बारे में, आप बताइए अपने संघर्षों के बारे में, आप उसके संघर्षों के बारे में उससे पूछिए कि उसकी जिंदगी में क्या मुश्किलात हैं। कल्चरल लैग का एक कॉन्सेप्ट होता है सोशियोलॉजी में, ये जो कल्चरल लैग जब बढ़ जाता है तब जाके इस तरह की समस्या, जो ड्रग्स की और जो तमाम समस्याएं समाज में आ रही हैं, वो आती हैं। क्योंकि पुरानी, आज ये जो आप देख रहे हैं जेनजी, इस ये जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद हुआ, ये क्या है जेनजी? इनकी समाज हर एक 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में एक करवट लेता है। जो लोग उस करवट को नहीं समझते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो उसके समझ के वक्त के साथ उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करते हैं, वही लोग आगे पहुंचते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे नौकरी करना है। मेरे वालिद पूरी रात रोए। उन्होंने कहा फाहद, तू एक सामाजिक, तेरी जो प्रवृत्ति है या तेरा जो मिजाज है, तेरा जो रहने का तरीका है, वो तू सामाजिक आदमी है। तू तो चला जाएगा और वहां से 50,000 रुपये महीना मुझे दिया भी करेगा और मैं तो खुश रहूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और वो मेरी बात नहीं माने, उन्होंने मुझसे आर्ग्यू किया, उन्होंने मुझे मनाया और मुझे वापस जो है मास्टर्स करने के लिए भेज दिया। फिर अल्लाह ने एक ऐसा रास्ता खोला कि मैं मुंबई चला गया। हमारे पूरे आप देखिए बंजारों के साथ समस्या क्या है। पहले मैंने अक्सर सुना है, मैं अपने बड़ों से सुनता था, नौकरियां नहीं करने देते थे बच्चों को। अरे तू नौकरी करेगा? अरे तो हमारे यहाँ भी मेरे वालिद को खूब किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन उनके पास भी नहीं थी। हमारे पूरे शिजरे में किसी ने भी जो है 12वीं पास नहीं किया था, लेकिन मुझे मेरे वालिद ने जब पढ़ाया तो मैं एशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए गया। और वहां क्योंकि एक समाज की फिक्र थी, देश के अंदर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जिस तरह से आज वो लोग, मैं अक्सर इस बात को बहुत जोर से कहता था कि हमसे लोग आज देशभक्ति का सबूत वो लोग मांगते हैं जिनके बाप अंग्रेजों के तलके, जब तुम्हारा, मैं उनको बोलता हूं और इस मंच से ही बोलना चाहता हूं, जो लोग आज हमसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं कि जब तुम्हारा बाप अंग्रेजों के तलवे चाटा करता था, तब हमारे बाप इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के फांसी के तख्तों पर चढ़ता था। तो तुम हमें तो बस सिखाओ। देश की इस तरह के हालात थे, सामाजिक चेतना या जो समाज की जो सोच मिली थी उसमें हम आगे बढ़ गए। मुंबई के अंदर छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जीत गए। जीतने के बाद सीएनआरसी का आंदोलन हुआ। फिर सीएनआरसी के आंदोलन के वक्त एक ऐसी जीवन साथी से मुलाकात हो गई जिसको भी सामाजिक चेतना बहुत है, जिसने इस देश के तानाशाह के आंखों में आंख डाल के सही को सही और गलत गलत को कहने का काम जो स्वरा भास्कर करती है, वो मिल गई। शादी हो गई, फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो लोग जो शिक्षा का महत्व बता रहे हैं उसका मैं प्रोडक्ट हूं। मेरे पास आज भी ना जमीनें हैं ना जायदाद है, कुछ नहीं है। आप मेरे इलेक्शन का, मैं 1700 वोटों से चुनाव हार गया, 1700 वोटों से मैं चुनाव हार गया। एक बहुत बड़े तुर्रम खां के खिलाफ चुनाव लड़ रहा, मेरे खिलाफ 40 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ मुझे चुनाव हराने के लिए। और दिल्ली के प्रधानमंत्री ऑफिस से भी आदेश दिए जाते थे कि ये लोग चुनाव ना जीत जाएं, क्योंकि ये लोग ना किसी से डरने वाले हैं ना किसी से झुकने वाले हैं, ये आंखों में हाथ डाल के। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो शिक्षा की यहां पर बात हो रही है, और शिक्षा की बात तो होती रहेगी, बहुत मंचों से हो रहा है। मुझे लगता है एक चेतना, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुसलमानों के अंदर जो बच्चे, मुसलमानों के भी 3 फेजेस हैं अगर मैं आपको बताऊं। मैं ज़्यादा बात बंजारा समाज पे करना चाहता था क्योंकि ये सारे टॉपिक तो आपको मिल जाते हैं। बस एक ही बात कहूँगा, 3 फेजेस में मैं मुसलमानों को हिंदुस्तान के देखता हूँ। एक फेज 1947 से लेके 1980 तक का है।
उस वक्त तो मुसलमानों को समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या हमें चले जाना चाहिए था, क्या हमें रुक जाना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था, क्या, एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड था। लेकिन फिर जब स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनल राइट्स होना चालू हुए, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो मलियाना हो, चाहे वो जहां पर भी जो स्टेट स्पॉन्सर, चाहे वो बाबरी मस्जिद, पोस्ट बाबरी मस्जिद, प्री बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, शहादत के वक्त का जो दौर हो, उस वक्त मुसलमान एकदम हिल गया। उस वक्त फिर मुसलमान ने क्या किया कि मुसलमानों ने अपने, उनको समझ में आ गया अब कुछ नहीं कर सकते, अब शिक्षा का दामन थाम लो। तब से एक शिक्षा का दामन जब थामना चालू किया, तो ये जो पूरे देश के अंदर सीएनआरसी का आंदोलन हुआ था ना, ये वही बच्चे थे जो 92 में पैदा हुए थे, 93 में, 94 में, 95 में, 90 में। ये वो जनरेशन आपकी निकली। उन्होंने कहा हम तुमसे अंग्रेजी में भी बात करेंगे, फ्रेंच में भी बात करेंगे, जिस भाषा में चाहोगे उस भाषा में बात करेंगे। इस देश में रहने का संवैधानिक अधिकार हमारा है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हम मानते हैं। पहले ऐसा लगता था बुर्खा पहनने का मतलब तो ये हो गया, पिछड़ापन हो गया। लेकिन जब बुर्खा पहन के बच्चियों ने हमारे अंग्रेजी में सवाल पूछना चालू किए, तो सुप्रीम कोर्ट के जो डेलीगेशन शाहीन बाग के प्रोटेस्ट पे आया था, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो दो चीजें आप समझ लीजिए, यहां पर बहुत कम महिलाएं दिख रही हैं, आप समझ लो इस बात को। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, जब तक भागीदारी हमारे औरतों की नहीं बढ़ेगी, उनके कल्चर, बुर्का पहन के आज देखो ना, बच्चियां जो है साइंटिस्ट हैं, बच्चियां डॉक्टर्स हैं। आप जाओ, इधर जाओ, आप देखो जो है इनके यहाँ पे जाके, डॉक्टर साहब के यहाँ पे, कि कितनी बच्चियां जो है बुर्का पहनती हैं और कितनी जो है शानदार अंग्रेजी बोलती हैं और डॉक्टर्स बन रही हैं। जब तक बच्चियों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, आप उनको नौकरी कराना चाहते, नहीं कराना चाहते, उनका क्या करना चाहते, वो सवाल अलग है। उस सवाल के फैसले आप अपने घर पे लेते रहना, लेकिन उनको स्कूल अगर नहीं भेजोगे तो आप अपने मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सिंपल सा फंडा है, एक घर में 10 लोग हैं, 5 लोग काम करते हैं और 5 लोग काम नहीं करेंगे, और एक घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा घर जो है कामयाब ज्यादा होगा? 10 वाला होगा ना। अब अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं तो 10 करोड़ औरतें भी तो हैं।